हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर है इसमें कवर करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे केवल गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है। बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है, भारत के गवर्नर की भी बात इसमें नहीं हो रही है। तो बंगाल के गवर्नर कंप्लीट इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस या फिर आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था वो था क्लाइव, जो कि 2 बार गवर्नर रह चुका था। पहले तो ये 1757 के बाद 1760 तक, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको गवर्नर बनाया गया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन रहा था। यहाँ पे युद्ध वगैरह में दबाने में, जो विद्रोह वगैरह हुए थे उसको दबाने में इसका काफ़ी योगदान था क्लाइव का, इसलिए गवर्नर बना ये बंगाल का। उसके बाद बीच में ब्रेक हुआ थोड़ा, मतलब दूसरे गवर्नर आए। उसके बाद 1765 से 67 तक फिर से ये गवर्नर बना था, बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो अब क्लाइव के टाइम के काम देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख काम हुए थे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम क्लाइव के टाइम पे हुआ या फिर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा काम हुआ। पहली बात तो ये कि ये प्रथम गवर्नर था, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद फिर से गवर्नर बना। इसके अलावा इसी के टाइम पे इसने इलाहाबाद की संधि की थी, जो कि 1765 में हुई थी। इसी संधि के थ्रू इसको दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए थे। कहाँ पे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया में दीवानी का अधिकार क्लाइव ने ही प्राप्त किया था, जो कि मुगल बादशाह से प्राप्त किया था, शाह आलम द्वितीय से प्राप्त किया था। प्लासी के युद्ध के टाइम, बक्सर के युद्ध के टाइम जो कर्मचारी लोग थे, जो अंग्रेज सैनिक वगैरह होते थे, वो काफी भ्रष्टाचार भी फैला रखा था उन्होंने। काफी उपहार के नाम पे बहुत सारी चीजें लेते थे, तो उन पर प्रतिबंध लगाया था क्लाइव ने। इसके अलावा आंतरिक कर देना इसने अनिवार्य कर दिया था। जो भी आंतरिक कर होता था, टैक्स होता था, वो वसूला जाता था इसके टाइम पे, क्लाइव के टाइम पे। इसके अलावा क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन किया था। ये पूछा जाता है कि व्यापार समिति का गठन किसने किया था सबसे पहले, तो क्लाइव ने किया था, जो पहला गवर्नर था। इसके अलावा श्वेत विद्रोह इसके टाइम पे हुआ था। श्वेत किस तरह का विद्रोह है, तो ये सैनिक विद्रोह था। श्वेत विद्रोह एक तरह का सैनिक विद्रोह था, जो कि अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दोहरा भत्ता मिलना बंद हो गया था, इसीलिए विद्रोह किया गया था सैनिकों के द्वारा। पहले दोहरा भत्ता मिलता था, उसके बाद कहा गया कि जो लोग बंगाल वाली जो एरिया है उससे बाहर काम करेंगे, उससे बाहर नियुक्त होंगे, सिर्फ इन्हीं को दोहरा भत्ता मिलेगा। तो इसका विरोध किया गया था काफ़ी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी ने अपने टाइम पे द्वैध शासन को लागू किया था, जो कि द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में। 1765 में क्लाइव ने ही द्वैध शासन को लागू किया था। बाद में 72 तक ये चला था। 72 में जब वॉरेन हेस्टिंग आया था तब इसको खत्म किया गया था, द्वैध शासन को। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्क ने क्लाइव को कहा है बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। तो पूछा जाता है किसने क्लाइव के लिए ये कथन यूज़ किया है, ये स्टेटमेंट यूज़ किया है, बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, तो ये बर्क ने यूज़ किया है। फिर एक चीज़, भविष्य का अग्रदूत किसने कहा है क्लाइव को, तो ये पीवल स्पीयर ने कहा है। पीवल स्पीयर ने, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाती हैं। तो पीवल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत क्लाइव को कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लाइव जब यहाँ से गया था इंग्लैंड अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद, उसके बाद इंग्लैंड जाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से गवर्नर ने, बंगाल के गवर्नर ने आत्महत्या की थी, तो क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो एक स्थानापन्न आता है, जैसे एक दूसरा गवर्नर जो नियुक्त होता है वो आता है हॉलवेल। हॉलवेल जो है 1760 में थोड़े समय के लिए बना था क्लाइव के बाद। हॉलवेल के बारे में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने एक ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था हॉलवेल ने, जो कि क्लाइव के बाद आया था। नेक्स्ट बात करेंगे हेनरी वेंसिटार्ट। हेनरी वेंसिटार्ट जो कि 1760 से 65 तक रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक ही रहा था वेंसिटार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके टाइम पे हुआ था वो था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था हेनरी वेंसिटार्ट के टाइम पे। हेनरी वेंसिटार्ट के बाद जो है क्लाइव, फिर से क्लाइव की नियुक्ति होती है, लेकिन कुछ समय तक ही क्लाइव रहता है। फिर से 1767 में 1767 में आता है हेनरी वेरेलेस्ट। हैरी वेरेलेस्ट आता है 67 में और 69 तक रहता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वेरेलेस्ट के बारे में, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे द्वैध शासन चल रहा था, जो कि क्लाइव ने लागू किया था, लेकिन इस टाइम पे ये चल रहा था। द्वैध शासन के समय वेरेलेस्ट था। इसके अलावा फिर आता है जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर के टाइम भी द्वैध शासन चल रहा था, जो कि क्लाइव ने लागू किया था। कार्टियर रहा था 69 से 72 तक। कार्टियर रहा था 69 से 72 तक। तो वेरेलेस्ट और कार्टियर के टाइम पे, दोनों के टाइम पे द्वैध शासन चल रहा था। इसके अलावा कार्टियर के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 1770 में जब इसका शासन था कार्टियर का, तब भारत का जो आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला अकाल इसी टाइम पे पड़ा था, 1770 में जॉन कार्टियर के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आया और 85 तक रहा था। बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था। सिर्फ बंगाल के गवर्नर की बात की जा रही है, गवर्नर जनरल की बात नहीं की जा रही है। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके अलावा इसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने।
बाद में ये जो वॉरेन हेस्टिंग था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अब एक शब्द इसमें और जुड़ गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक सिर्फ गवर्नर होते थे, अब हो गया गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा बना था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 वाला, उसी के थ्रू वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे गवर्नर जनरल की। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ पे अगर बात की जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। इससे पहले अगर पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, केवल गवर्नर लिखा रहे, तो क्लाइव था। अब ये किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? पहले ये भी गवर्नर ही था, सिर्फ गवर्नर था बंगाल का, बाद में गवर्नर जनरल बना था। तो ये 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के थ्रू इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो पहले वाले बने थे उनका नाम था एलिजा इप्पे, जो कि नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि पहले थे ये। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके टाइम पे 1773 में। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं किसके टाइम पे क्या हुआ। खास करके वॉरेन हेस्टिंग वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला गवर्नर जनरल था। आगे बात करेंगे 1781 का जो अधिनियम था इसी के टाइम पे आया। इसके अलावा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। अगर हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा हिस्ट्री एक बार रिवाइज हो जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। इसके अलावा रोहिल्ला का युद्ध हुआ था 1774 में। रोहिल्ला का युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था। और ये अवध के नवाब का युद्ध था, जो कि रुहेलखंड वाला जो एरिया था उसमें जो बसे लोग थे उनको हटाने के लिए युद्ध लड़ा गया था। रोहिल्ला का युद्ध 1774 में अवध के नवाब के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, जो कि हम युद्ध के बारे में पहले इसको देख चुके हैं, 1775 से 1782। और इसी में लास्ट में एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जो हम आंग्ल मैसूर वाले जो चैप्टर था उसमें देख चुके हैं। आगे बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी 1784 में। द्वैध शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। द्वैध शासन लगाया था क्लाइव ने, अंत किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसके अलावा कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगली बात करेंगे कलकत्ता को राजधानी किसने बनाया था? तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही बनाया था, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी। इंग्लैंड लौटने पर इसके ऊपर महाभियोग चला गया था। पूछा जा सकता है किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगा था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर लगा था, क्योंकि बनारस के राजा चैत सिंह के साथ इसके संबंध खराब हो गए थे। इसके अलावा अवध की जो बेगम लोग होती थी उनके साथ भी इसके जो बर्ताव था वो सही नहीं था। नंद कुमार को इसने फांसी की सजा दी थी। तो कई सारे ऐसे काम कर दिए थे जिससे इसके ऊपर महाभियोग चला था इंग्लैंड जाने के बाद में। लेकिन बाद में फिर कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पाया, इसको सजा वगैरह कुछ नहीं मिली थी, क्योंकि कहा गया कि ये जो है उस टाइम की ज़रूरत थी, इसलिए इसने ऐसा किया। आगे बात करते हैं, अगला जो है गवर्नर जनरल वो है कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक, 1786 से लेकर 93 तक यह टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या क्या इसने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था 1790 से 92 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था 90 से 92 के बीच में। इसमें टीपू सुल्तान लड़ा था, जिसको यहाँ पे कॉर्नवालिस ने पराजित किया था। लास्ट में एक संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके अलावा इसने कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था 1793 में ही न्यायिक सुधार के लिए। इसमें कर को और जो न्याय वाली व्यवस्था थी दोनों को इसने अलग कर दिया था। टैक्स लेने का जो अधिकार था वो अलग था, और इसके अलावा न्याय व्यवस्था का अधिकार जो है अलग लोगों को दिया था, क्योंकि ये कहता था अगर जो कलेक्टर है वही जो है अपना न्याय भी करने लगेगा तो कलेक्टर कैसे काम करेगा, मतलब कलेक्टर के ऊपर कैसे केस चलेगा। तो ये न्यायिक सुधार का इसने काम किया था। सिविल सेवाओं का प्रारंभ करने वाला भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। कर्मचारी जो निजी अपना खुद का व्यापार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उस पर इसने रोक लगाई थी कॉर्नवालिस ने। लास्ट में 1805 में इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी, और इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो कॉर्नवालिस जो है इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी, गाजीपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। तो 1798 से 1805 तक ये था। 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि हुई थी इसके टाइम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी हैं, जितने भी ईयर दिए हैं, सभी रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है। इनको उनके क्रम में अरेंज करिए कब किसके साथ सहायक संधि की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हैदराबाद के साथ वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि की थी 1798 में। फिर मैसूर के साथ 1799 में की थी। तंजौर के साथ भी 1799 में की थी। तो मैसूर और तंजौर एक साथ 1799 याद रखना है।
अवध के साथ 1801 में संधि हुई थी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है अवध वाला। पेशवाओं के साथ 1802 में संधि की गई थी। भोसले के साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। उसके बाद कई सारी संधियाँ की थी, जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, इनके साथ भी सहायक संधि की गई थी। तो सबसे पहले हैदराबाद के साथ 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि की थी। अगर पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो डुप्ले को माना जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी था। तो डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, लेकिन इसको बड़े तौर पर किसने लागू कराया था, तो ये वेलेजली था। वेलेजली ने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया था सहायक संधि का। आगे बात करेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध, जो आखिरी वाला मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेजली के टाइम पे हुआ था 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेजली के टाइम पे हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, और इसी में एक संधि हुई थी जिसका नाम है बसीन की संधि, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 1802 में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में, और ये जो है द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान ही हुई थी। तो ये सब हो गए काम जो कि वेलेजली के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो की, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। तो ये 1805 से 1807 के बीच में हुआ था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुई थी। अगला जो है यहाँ पर सर जॉर्ज बार्लो, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1805 से 1807 के बीच में ये था गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो, और इसके टाइम पे इसने जो मराठों के साथ शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। मराठों के साथ इसने ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह नहीं की, तो अहस्तक्षेप की इसने नीति अपनाई मराठों के साथ। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था, जो काफ़ी फेमस है, 1806 में हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। उस टाइम पे गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कौन था, तो यही था जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके बारे में भी सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मिंटो प्रथम के टाइम पे अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि 1809 में हुई थी। इन सब के ईयर अगर आपको ना भी याद रहें तब भी चलेगा। तो 1809 में अमृतसर की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे हुई थी, जो कि संधि रणजीत सिंह के, राजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की, ये इंपॉर्टेंट है। 1813 से 1823 के बीच में था लॉर्ड हेस्टिंग, और इसके टाइम पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से 1816 के बीच में चला था, और इसी में 1816 में आकर सुगौली की संधि हुई थी। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम पे जो संधि हुई थी, सुगौली की संधि, वो कब हुई थी? 1816 में, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे बात करते हैं यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो तीसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, 1816 से 1818 के बीच में। और इसी युद्ध के लास्ट में इसने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी वो लोग होते थे जो मराठों की तरफ से लड़ते थे और जो लूट वगैरह का धन होता था उसको लेते थे। तो पिंडारी जो है काफ़ी लड़ाकू स्वभाव के होते थे, जो अंग्रेजों को डिस्टर्ब करते थे। तो इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों को बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया था। आगे बात करते हैं रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे लागू हुआ था, जो कि टॉमस मुनरो ने लागू किया था। टॉमस मुनरो कौन था? तो ये मद्रास का गवर्नर था। टॉमस मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर था, इसी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ टाइम के लिए एक गवर्नर बना था, बस थोड़ी समय के लिए, तो लॉर्ड एडम्स इसका नाम था। सिर्फ एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रेस प्रतिबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेस के बारे में जितने भी अधिनियम आए थे, आयोग बने थे, समितियां बनी थी, वो सब हम पहले कवर कर चुके हैं। तो लॉर्ड एडम्स जो है 1823 में इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 28 के बीच में था। इसके टाइम पे प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो म्यांमार अब कहा जाता है। तो आंग्ल वर्मा युद्ध पहला वाला जो था 1824 से 1826 के बीच में हुआ था एमहर्स्ट के टाइम पे, और इसी में लास्ट में एक संधि हुई थी जिसका नाम है यांडबू की संधि, जो कि आंग्ल वर्मा युद्ध के लास्ट में हुई थी। तो यांडबू की संधि जो है एमहर्स्ट के टाइम पे हुई थी। पहला गवर्नर यही था एमहर्स्ट, जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के साथ बराबरी पे बैठा था। जो बराबरी का जो अंग्रेजों के साथ संबंध था मुगल बादशाह का, इसी के टाइम पे हो पाया था, एमहर्स्ट के टाइम पे। अब आगे आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल की अभी तक हम बात कर रहे थे, तो ये अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 का जब चार्टर आता है तो विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे वो केवल बंगाल के होते थे, अब ये भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर के द्वारा बन जाएगा। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इसके टाइम पे क्या क्या चीज़ हुई? तो सती प्रथा का अंत हुआ इसके टाइम पे 1829 में। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत करने का इसने प्रयास किया था 1830 में, और ये किसके द्वारा किया था? तो इसके लिए एक स्पेशल पर्सन नियुक्त किया था। इसका नाम क्या था? तो कर्नल स्लीमैन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, किसके द्वारा जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया। तो उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो कर्नल स्लीमैन अगर रहे तो ये लगा दीजिएगा, अगर स्लीमैन ना रहे तो विलियम बेंटिक लगेगा। आगे बात करेंगे
1833 का चार्टर इसके टाइम पे हुआ, जिसके द्वारा ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम शुरू किया गया था मैकाले के द्वारा 1835 में, वो भी इसी के टाइम पे शुरू किया गया था। मैकाले मिनट्स जो आया था वो विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। आगे बात करते हैं, विलियम बेंटिक जो था इसके टाइम पे बहुत से अच्छे भी काम हुए थे। इसके अलावा एक जो बहुत बुरा काम हुआ था, अव्यवस्था का आरोप लगाकर इसने 1831 में मैसूर को विलय कर लिया था अपने शासन में। इसके अलावा 1834 में इसने कुर्ग और कछार को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये सबसे बेकार काम था जो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, मैसूर और कुर्ग कछार का जो है अपने प्रदेश में मिलाना। इसके अलावा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव भी विलियम बेंटिक के टाइम पे रखी गई थी 1835 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा था भारतीयों के लिए, क्योंकि इसने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड मेटकॉफ की। ये था 1835 से 1836 के बीच में, 1 साल के लिए था ये। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे 1823 में जो कि जॉन एडम्स ने लगाए थे, उसको इसने हटा दिया था। तो इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये हटाया कब था? तो 1835 में मेटकॉफ ने हटा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड आया था। ये 1836 से 1842 तक था ऑकलैंड। इसके टाइम पे पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ था। ये वाला टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा। आंग्ल अफगान युद्ध पहला वाला कब हुआ था? 1838 से 42 के बीच में। इसी के टाइम पे रणजीत सिंह की, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 में। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसी ने जीटी रोड किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदला किसने था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बदला था और इसको जीटी रोड कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो की, जो कि 1842 से 44 के बीच में था। 2 इंपॉर्टेंट काम इसके टाइम पे हुए, सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत। एलनबरो के टाइम पे 2 खास काम हुए, सिंध का विलय हुआ 1843 में, दास प्रथा का अंत भी 1843 में हुआ था। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ? तो इसके टाइम पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो कि 1846 में हुआ था, 1846 में। इसी में लाहौर की भी संधि हुई थी। लाहौर की संधि किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा भी जा चुका है कई बार कि नरबली प्रथा का दमन किसके टाइम पे किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम पे किया गया था। और ये जो नरबली प्रथा है किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा की जाती थी उस टाइम पे? तो खोंड जनजाति के द्वारा की जाती थी। खोंड जनजाति, इसी का इसने विरोध किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है पूरे हिस्ट्री में, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो डलहौजी वाला बहुत पूछा जाता है। डलहौजी के टाइम पे बहुत सारे काम हुए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 तक था लॉर्ड डलहौजी। इसके टाइम पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो कि 48 से 49 के बीच में हुआ था। इसी के बाद में आंग्ल सिख युद्ध के लास्ट में पंजाब का विलय कर दिया गया था। जो कंपनी का शासन था, कंपनी वाले प्रदेश थे, उसमें विलय कर दिया गया पंजाब का 1849 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो पूछा जाता है पंजाब का विलय किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के टाइम पे। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था, जिसके लास्ट में, इस युद्ध के लास्ट में पेगू का अधिग्रहण कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। पेगू वाला क्षेत्र था जो निचला वर्मा क्षेत्र था। तो निचला वर्मा क्षेत्र का अधिग्रहण 1852 में डलहौजी के टाइम पे किया गया था। इसके अलावा सिक्किम का विलय, ये पिछली बार पीसीएस में शायद पूछा जा चुका है, पिछली बार या उससे पहले। तो सिक्किम का विलय किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के टाइम पे 1850 में हुआ था। वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सभी शिक्षा के लिए जितने भी आयोग बने हैं हम पहले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो 1854 में आया था वो डिस्पैच डलहौजी के टाइम पे। इसके अलावा रेलवे की शुरुआत, जो कि मुंबई से ठाणे सबसे पहले 1853 में चली थी, डलहौजी के टाइम पे। टेलीग्राफ और डाक सुविधा भी इसके टाइम पे आई थी, डलहौजी के टाइम पे 1854 में। इसके अलावा बेपगद का सिद्धांत, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा खराब सिद्ध हुआ था, बेपगद का सिद्धांत भी इसी ने लागू कराया था। अब ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जितने भी ईयर दिए हैं। सबसे पहला जो बेपगद का सिद्धांत लागू हुआ था, जिसे कहते थे हड़प की नीति, डलहौजी ने लागू की थी इसे। तो सतारा को सबसे पहले हड़पा था 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, दोनों को 1849 में। बघाट को 1850 में। ये उदयपुर है, उदयपुर नहीं है राजस्थान वाला, ये उदयपुर है जो कि मध्य प्रदेश में है। पहले भी मुझे लगता था कि उदयपुर जो है ये उदयपुर है राजस्थान वाला, लेकिन ये उदयपुर है। 1852 में इसका अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। इसके अलावा झांसी को 1853 में लिया था। फिर नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध को कुप्रशासन के आधार पर लिया था। और जो सबसे बड़ी जो खराबी कही जाती है कि जो इसके करियर में सबसे बेकार सिद्ध हुआ था, यही इसका अवध का अधिग्रहण करना, जो कि कुप्रशासन के आधार पर इसने किया था, जो कि गलत सिद्ध हुआ। आगे बात करेंगे, डलहौजी ने सैन्य सुधार भी काफ़ी किए थे। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसने कराई थी 1854 में। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने कराई थी। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की बनती थी शिमला, ये शिमला राजधानी भी किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को बनाया गया था।
इसके अलावा अब लास्ट में जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था, और उसके बाद पहला वायसराय भी यही बना था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है 1857 वाला जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद से वायसराय बनने लगे, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो यही कैनिंग ही था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल था, उसके बाद भारत का पहला वायसराय बना। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसकी स्थापना हुई थी। 1857 में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 1857 का विद्रोह हुआ कैनिंग के टाइम पे ही। उसके बाद 1858 का आया भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा 1858 का जो अधिनियम आया था, इसी के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय का पद दे दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल अब नहीं कहा जाता था, वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। आगे बात करेंगे, इसी अधिनियम के द्वारा, ये जो 1858 वाला अधिनियम था, इसी के द्वारा हमारे ऊपर जो है ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। अभी तक जो है जो कंपनी थी वो शासन संभालती थी, लेकिन अब सीधे सीधे जो महारानी थी ब्रिटेन की वो हमारे ऊपर आ गई। मतलब ब्रिटिश था वो प्रत्यक्ष उसका नियंत्रण भारत के ऊपर हो गया। आगे बात करेंगे, इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे यूरोपीय सेना का विद्रोह हुआ, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये 1859 में हुआ था। 1859 में यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह हुआ था। इसके अलावा कैनिंग के टाइम पे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए जो कि भारत के विकास में सहायक हैं। पहला काम तो नागरिक विधि संहिता आई थी 1859 में। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता आई थी 1860 में, 1860 में। कई बार एक क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता वाला पूछा जा चुका है। इसके अलावा 1861 में फौजदारी विधि संहिता आई थी। भारतीय शासन अधिनियम जो कि 1861 वाला था, 1861 का भारतीय शासन अधिनियम कैनिंग के टाइम पे आया था। पुलिस विभाग का गठन 1861 में जो है कैनिंग के टाइम पे ही किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि कैनिंग के टाइम पे हुए थे, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। आगे बात करेंगे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम इसके बाद आया था। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चीज़ें याद रखिए। 1862 से 63 तक था। बहावी आंदोलन एल्गिन के टाइम पे हुआ था। इसके अलावा पश्चिमोत्तर सेना का जो कबायलियों का विद्रोह था, तो कबायलियों का दमन किया गया था एल्गिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहावी आंदोलन है जो कि एल्गिन के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 1869 तक था जॉन लॉरेंस, और इसके टाइम पे भूटान का युद्ध हुआ था जो कि 1865 में हुआ था। भूटान युद्ध 1865। जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जॉन लॉरेंस के टाइम पे तीनों यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की गई थी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। मतलब अफगानिस्तान के इसने मतलब जो है कोई युद्ध वगैरह नहीं किए, कोई लड़ाई नहीं की, किसी तरह का हस्तक्षेप इसने नहीं किया था जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, जो कि 1869 से 1872 तक था। इसके टाइम पे राजकोट कॉलेज की स्थापना हुई काठियावाड़, गुजरात में। इसके टाइम पे मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। ये कई बार क्वेश्चन मेयो कॉलेज वाला पूछा जा चुका है। इसी के टाइम पे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम पे सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के टाइम पे 1872 में की गई थी। पंजाब का जो कूका विद्रोह हुआ था ये भी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। पहली बार भारत में जनगणना जो हुई थी जो कि 1872 में हुई थी, 71 से 72 तक चली थी, ये भी लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार भारत में जनगणना हुई। लेकिन बाद में जो लॉर्ड मेयो था इसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी, अंडमान में। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। तो पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या या किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 72 से 76 तक था, 1872 से 1876 तक। इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बात जो इसके टाइम पे हुई थी। पहला तो यहाँ पर बिहार में अकाल पड़ा था 1874 में। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें नॉर्थब्रुक ने जो है 10,000 रुपये का दान दिया था। पूछा जा सकता है कि ओरिएंटल कॉलेज में किसने दान दिया था, तो नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का यहाँ पर दान दिया था। इसके अलावा बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ पर कुप्रशासन का यहाँ पर आरोप लगाया गया था, और जो उसका दत्तक पुत्र था उसको हटाकर किसी और को यहाँ पर राजा बनाया गया था।
अगला जो वायसराय बनता है वो लॉर्ड लिटन बनता है, जो कि एक बहुत ही, इसने जो भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार वगैरह किए थे लॉर्ड लिटन ने, जो कि 76 से 80 तक था, 1876 से 1880 तक था। साहित्य की जगत में भी इसका काफ़ी नाम था, उपन्यास वगैरह कविताएं वगैरह भी लिखता था। तो साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन का नाम क्या था, तो इसका नाम था ओवन मेरेडिथ। तो पूछा जा सकता है और जो ओवन मेरेडिथ है ये किसका नाम है, तो लॉर्ड लिटन का नाम है। इसके अलावा 76 से 78 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था, कई जगह पे अकाल पड़ा था भारत में, तो ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे पड़ा था। उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था, अकाल आयोग का, जिसका नाम था स्ट्रेची आयोग। तो पूछा जाता है स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, तो अकाल आयोग से। नेक्स्ट बात करेंगे, राज उपाधि अधिनियम आया था इसके टाइम पे, लिटन के टाइम पे 1876 में, जिसमें जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको एक उपाधि दी गई, उनको उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की। तो ये 1876 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम दिल्ली दरबार भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था 1877 में, जिसमें बहुत ज़्यादा धन फूका गया था, इसलिए लॉर्ड लिटन की निंदा भी की गई थी कि भारत में एक इतना अकाल पड़ा है और यहाँ पर दिल्ली दरबार लग रहा है। ये लगा था 1877 में। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें प्रेस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदी भाषा वाला जो पत्र था उसमें ज़्यादा प्रतिबंध लगा था। तो ये कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो 78 में आया था, 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भारतीय शस्त्र अधिनियम, कि बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का शस्त्र नहीं रखा जा सकता, जिसे आर्म एक्ट भी कहा जाता है। यह आया था 1878 में लिटन के टाइम पे ही। अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी उसकी आयु को भी यहाँ पर घटा दिया गया था, 21 साल से 19 वर्ष कर दिया गया था। ये भी यहाँ पर बेकार काम हुआ था, 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया था। अगली जो बात होती है, 1878 से 80 के बीच में लिटन के टाइम पे ही द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे लिटन के लिए जो है कई क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं लॉर्ड लिटन के टाइम से, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। अभी तक लिटन था, अब आता है रिपन। 1880 से 1884 तक रिपन थे, और ये सबसे लोकप्रिय वायसराय कहे जाते हैं भारतीयों की तरफ से। ये जो है लॉर्ड रिपन, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। पहला तो ये 10वीं जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के टाइम पे हुई थी। हर 10 साल पे जो जनगणना होती है, पहली जनगणना मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में, उसके बाद हर 10 साल पे जो होने लगी 1881 से रिपन के टाइम पे। पहला फैक्ट्री अधिनियम या पहला जो कारखाना अधिनियम था वो रिपन के टाइम पे ही आया था, जो जिसमें थोड़ी सहूलियत दी गई, जो वहाँ पे कारखाना कर्मचारी वगैरह होते थे, काम करने वाले लेबर, उनके लिए थोड़ी सहूलियत 1881 में जो कारखाना अधिनियम आया था, फैक्ट्री अधिनियम, उसी के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने लागू किया था, उसकी समाप्ति कर दी गई 1882 में रिपन के द्वारा। अगला आता है हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, 1882 में आया था रिपन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल विवाद इसके टाइम पे हुआ था, इसी के बाद इसको इस्तीफा देना पड़ा था रिपन को। 1884 में हुआ था ये इल्बर्ट बिल विवाद। ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित था, जिसमें भारतीय वगैरह जो है अंग्रेजी मामलों में भी बोल सकते थे, अंग्रेजी मामलों में भी सजा दे सकते थे। आगे बात करेंगे, नगर में नगर पालिका का गठन भी रिपन के टाइम पे हुआ था। एक अकाल संहिता बनी थी 1883 में रिपन के ही टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पे, जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। हंटर कमीशन की नियुक्ति, अकाल संहिता 1883 में रिपन के टाइम पे ही बनी थी। अगला आता है लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 88 तक, 4 साल तक। इसके टाइम पे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, 85 से 86 तक तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि भारतीय जो कांग्रेस का गठन है इसी के टाइम पे हुआ था, 1885 में। अगला है यहाँ पर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। ये टेनेंसी एक्ट ये होता था कि जमींदार जो कि है किसानों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं या फिर उनकी ज़मीन जो हड़प लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी। किसानों के लिए टेनेंसी एक्ट में थोड़ी सहूलियत दी गई थी, जो कि 1885 में आया था। ये पारित हुआ था टेनेंसी एक्ट डफरिन के टाइम पे। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में डफरिन के टाइम पे ही की गई थी। आगे बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 88 से 94 तक था। लैंसडाउन 88 से 94 तक। और द्वितीय कारखाना अधिनियम जो कि 1891 में आया था, ये लैंसडाउन के ही टाइम पे आया था। पहले वाला रिपन के टाइम पे 81 में आया था, दूसरा वाला 91 में कारखाना अधिनियम आया था, दूसरा वाला लैंसडाउन के टाइम पे। इसके टाइम पे एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जो कि 1892 में आया था, जिसमें पहली बार निर्वाचन सिद्धांत दिया गया था। निर्वाचन सिद्धांत कब दिया गया? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे आया था। आगे बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग की नियुक्ति की गई थी लैंसडाउन के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है या फिर डूरंड आयोग है, इसकी स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लैंसडाउन के समय में 1893 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो कि 94 से 99 तक था, 1894 से 1899 तक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये कहना था, इसका कथन पूछा जाता है, ये निम्नलिखित कथन किसका है। इसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। ये किसका कथन है, तो ये एल्गिन द्वितीय का कथन है। इसके अलावा इसके टाइम पे पूना में प्लेग फैला था बहुत ज़्यादा, और चापेकर बंधुओं ने जो 2 अधिकारियों की हत्या की थी इसी के टाइम पे की थी, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे। एल्गिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पे त्रिचाल विद्रोह हुआ। ये त्रिचाल लिखा हुआ है, त्रिचाल विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है ये। तो सबसे अलोकप्रिय है, मतलब भारतीय, इसको बिल्कुल भारत के लिए कुछ अच्छा काम इसने नहीं किया था कर्जन ने। तो यहाँ पे क्या क्या इसने प्रमुख काम किए थे, तो 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा था, जो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। उस टाइम के बाद में इसने अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे इस अकाल आयोग के, तो एंटोनी मैकडोनल्ड थे। पूछा जा सकता है कि कर्जन के टाइम पे जो अकाल आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैकडोनल्ड नाम याद रखिए। आगे बात करते हैं सिंचाई आयोग का इसने गठन किया था 1901 में। कर्जन के टाइम पे ही सिंचाई आयोग का गठन किया गया 1901 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे अध्यक्षों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो कॉलिन मॉनक्रीफ थे। कॉलिन मॉनक्रीफ इसके अध्यक्ष थे। पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में, जिसके अध्यक्ष थे एंड्रू फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर जो है पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1902 में बना था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीआईडी की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे 1903 में की गई थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे 1902 में की गई थी। टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। टॉमस रैले जो हैं विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के टाइम पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था 1904 में। तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था और ये जो अधिनियम आया था ये 1904 में आया था। दोनों ईयर अलग अलग हैं, ये चीज़ पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, पहली बार जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके टाइम पे आया था, तो कर्जन के टाइम पे 1904 में। जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके लिए जो अधिनियम आया था वो 1904 में आया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन भी इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, 1905 में हुई थी कर्जन के टाइम पे। कृषि बैंक की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे की गई थी। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की स्थापना 1904 में कर्जन के टाइम पे की गई थी। रेलवे बोर्ड कई बार पूछा जा चुका है, 1904 में कर्जन की इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन इसने भेजा था, कर्जन के टाइम पे ही आया था यंग हस्बैंड मिशन, जो कि 1904 का मिशन है। 1904 का मिशन है कर्जन के टाइम का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो यहाँ पे वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 तक रहा था ये मिंटो द्वितीय। इसके टाइम की इंपॉर्टेंट घटनाएं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसके अलावा स्वराज की घोषणा की गई थी 1906 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी टाइम पे स्वराज की घोषणा की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो सूरत का विभाजन हुआ था, कांग्रेस में आपस में जो फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल में, ये 1907 की बात है। ये 1907 का सूरत विभाजन जो कि मिंटो द्वितीय के टाइम पे हुआ था। ये मैं करेक्ट कर दूंगी, 1907 है ये सूरत विभाजन। प्रेस एक्ट की बात करें तो 1908 में मिंटो द्वितीय के टाइम पे प्रेस एक्ट आया था, जिसमें काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय प्रेस पर। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिंटो के टाइम का। मार्ले उस टाइम पे सचिव था, मिंटो जो है यहाँ पर वायसराय था, तो दोनों मिला के मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। 1909 में आया था, जिसमें जो मुस्लिम है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मार्ले मिंटो की, हम अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी टाइम पे मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें पहले भारतीय की नियुक्ति की गई थी। एक पहले भारतीय कौन थे इसमें, तो एसपी सिन्हा इनका नाम है। इनका नाम काफ़ी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 1909 में भारतीय सदस्य शामिल हुए थे उनका नाम क्या है, तो एसपी सिन्हा उनका नाम है, और ये 1909 में बने थे सदस्य। आगे बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक था, काफ़ी लंबे समय तक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके टाइम पे जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछने लायक हैं। पहला तो यहाँ पर तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। इसके अलावा जिसमें जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी आए थे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली बनी थी इसी टाइम पे, कलकत्ता से दिल्ली का जो ट्रांसफ़र हुआ था 1912 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1915 में, पूछा जाता है अक्सर। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी 1915 में मृत्यु हुई थी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इनको अरेंज करने को लिखा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी 1915 में और फिरोज शाह मेहता की भी 1915 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के ही टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे ही। बीएचयू की स्थापना की गई थी 1916 में, हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे ही।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुए थे। आगे आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक था। 1916 से 1921 तक इसी के टाइम पे होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोनों लोग अलग अलग अपना होम रूल लीग बनाए हुए थे। आगे बात करेंगे, लखनऊ अधिवेशन का आयोजन किया गया 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग से जो है कांग्रेस का समझौता हुआ। इसके अलावा जो विभाजन हो गया था 1907 में, गरम दल और नरम दल का सूरत विभाजन हुआ था, वो भी आपस में एक हो गए और लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारी एकता आ गई। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में मतलब सहयोग करने लगी। इसके अलावा विभाजन भी खत्म हो गया कांग्रेस का। इसके बाद चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। उसके बाद इनका जो आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल के बाद में। आगे बात करेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू तो यहाँ पर सचिव हो गए, भारत सचिव। इसके अलावा चेम्सफोर्ड की भी हम बात करें जो कि वायसराय है, तो इनका दोनों लोग का सुधार जो आया था ये 1917 में आया था, पूछा जाता है अक्सर। आगे यहाँ पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई जो शिक्षा के लिए थी। 1917 में सैडलर आयोग बना था चेम्सफोर्ड के टाइम पे। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम आया 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये सब चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही चल रहा है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसके अलावा द्वैध शासन लागू हुआ प्रांतों में। फिर रोलट एक्ट आया 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में आया है, सब चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया है। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में आया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एसपी सिन्हा, जो कि अभी तक हमने देखा था 1909 में देखा था हमने कि एसपी सिन्हा को पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया था, पहले भारतीय थे। यही जो है पहली बार बिहार के गवर्नर बने। भारत में गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे एसपी सिन्हा। आगे बात करते हैं लॉर्ड रेटिंग की। तो लॉर्ड रेटिंग 1921 से 1926 तक था। इसके टाइम पे चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था गांधी जी ने। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1921 में हुई थी। रीडिंग के टाइम पे पूछा जा चुका है कई बार, प्रिंस ऑफ वेल्स किसके टाइम पे आए थे? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा की गई थी दिसंबर में 1925 में। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। आईसीएस की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों में आयोजित होने लगी थी रीडिंग के टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे 1923 में। कहाँ पे? पहले केवल लंदन में आयोजित होती थी, अब दिल्ली में भी आयोजित होने लगी थी 1923 से। काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया था, ये 9 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी ट्रेन एक्शन रीडिंग के ही टाइम पे हुआ था। सी आर दास की मृत्यु 1925 में हुई थी रीडिंग के ही टाइम पे। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में की गई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। तो 21 से 26 तक रीडिंग हो गया। आगे बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, जो कि 26 से 31 तक था, 1926 से 1931 तक। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में इरविन के टाइम पे आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है इरविन के टाइम पे, 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में आया था। नियुक्ति अगर पूछा जाए तो 1927 में हुई थी, भारत कब आया था? 1928 में। आगे बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट भी, जो कि 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, वो भी आई थी इरविन के टाइम पे। और इसी रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांगे किसने रखी थी? तो जिन्ना के द्वारा ये रखी गई थी 1929 में इरविन के टाइम पे। इसके अलावा रॉयल कमीशन का गठन भी इरविन के टाइम पे हुआ था। किस लिए हुआ था? तो कृषि के लिए 1928 में रॉयल कमीशन का गठन किया गया। असेंबली पर जो बम फेंका गया था उस टाइम पे पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, तो लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। किसके टाइम पे? इरविन के टाइम पे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में दोनों लोग के द्वारा बम फेंका गया था। आगे बात करेंगे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये भी किसके टाइम पे बात चल रही? इरविन के टाइम पे। जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 1929 में इरविन के टाइम पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा, जो कि इरविन के टाइम पे हुई। इसके अलावा दांडी मार्च भी अगर पूछा जाए तो सविनय अवज्ञा के पहले ही हुआ था वो, तो ये भी इरविन के टाइम पे था। आगे बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 में हुआ था, इरविन के टाइम पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में मार्च में हुआ था, ये भी इरविन के टाइम पे हुआ था क्योंकि इरविन के ही साथ हुआ था। इसके अलावा रॉयल लेबर कमीशन की स्थापना जो है ये भी 1931 में इरविन के टाइम पे की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर
लॉर्ड विलिंगटन अगला वायसराय बनता है, जो कि 1931 से 1936 तक रहता है। 31 से 36 तक विलिंगटन रहता है। इसके टाइम पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा पत्र इसके टाइम पे आया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि 1932 में आया था विलिंगटन के टाइम पे। गांधी जी का आमरण अनशन जो है यरवदा जेल में चला था 1932 में, इसी के विरोध में, सांप्रदायिक घोषणा पत्र के विरोध में, या फिर कम्युनल जो अवार्ड थे उसके विरोध में चला था गांधी जी का आमरण अनशन। उस टाइम पे गांधी जी यरवदा जेल में थे। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी विलिंगटन के टाइम पे हुआ था 1932 में। भारत शासन अधिनियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, ये 1935 में आया था। और इसी अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा कहा गया जो अभी तक वायसराय हो रहे थे उनको एक बार फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो अब विलिंगटन के बाद से फिर से गवर्नर जनरल ही कहा जाएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी 1936 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी विलिंगटन के टाइम पे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। वर्मा को जो अभी तक ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, हमारे भारत में मिला लिया गया था, उसको फिर से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बात करते हैं, इसके बाद आएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अब इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको वायसराय नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल कहेंगे। अब वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, दोनों एक ही बात समझी जाएगी, बस आपको यहाँ पे टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इसके टाइम पे पहला आम चुनाव हुआ था 1936 से 1937 के बीच में। 1936 से 37 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 6 जगह से। बाकी जगह पे 2 जगह पे उन्होंने अलग पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी लिनलिथगो के टाइम पे। कांग्रेसी जो सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि भारतीयों को भी इसमें अंग्रेजों ने शामिल कर लिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था बिना भारतीयों से पूछे हुए। तो इस तरह से जो कांग्रेसी सरकार जहाँ बनी थी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था 1939 में जाकर। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के ही टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1939 में। 2 बार इन्हीं के टाइम पे, लिनलिथगो के टाइम पे 2 बार यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। पहले तो 1938 वाले में और 39 वाले में। 39 वाले से उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं मुक्ति दिवस, जो कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। किस खुशी में मनाया गया था ये मुक्ति दिवस, तो जो कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था हर जगह से, उसी खुशी में जो मुस्लिम लीग थी उसने खुश होकर मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था 22 दिसंबर 1939 को। आगे बात करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत भी 1940 में गांधी जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जिसमें पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे बने थे। किसके टाइम की बात हो रही है, लिनलिथगो के टाइम पे। यहाँ पे हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, कौन से वायसराय के टाइम पे कौन सी घटना हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही हैं पूरी हिस्ट्री की। आगे बात करेंगे, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं लिनलिथगो के टाइम पे। 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्रिप्स मिशन आता है, पूछा जाता है क्रिप्स मिशन के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, तो यही चर्चिल था। 1942 की घटना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में ही लिनलिथगो के टाइम पे। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1944 में लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि बांटो और छोड़ो, मतलब हमें बांट दो आपस में, मतलब पाकिस्तान की स्थापना कर दो और जाओ यहाँ से। अंग्रेजों को ये नारा दिया था, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम है लॉर्ड वेवेल, जो कि 44 से 47 तक था। 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल था। और इसके टाइम पे ही सी राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला आया था। तो पूछा जाता है CR फार्मूला किसने दिया था, तो सी राजगोपालाचारी ने दिया था 1944 में। इसमें एक बार उन्होंने फिर से कोशिश की थी कि हमारा विभाजन ना हो, भारत का विभाजन ना हो। इसके बाद वेवेल योजना वेवेल के टाइम पे आई थी 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन भी वेवेल के द्वारा बुलाया गया था 25 जून 1942 को। तो यहाँ पर वेवेल योजना पहले आई थी, शिमला समझौता जून में ही हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद हुआ था। आगे बात करेंगे, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी वेवेल के टाइम पे ही इंग्लैंड में 1945 में। तो जिसमें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं अब इंग्लैंड के, तो क्लेमेंट एटली बन गए। क्लेमेंट एटली जो है लेबर पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं इंग्लैंड में। इसके अलावा कैबिनेट मिशन भारत आया था वेवेल के टाइम पे 1946 में 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था, ये जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा।
ये किस लिए बनाया था उन्होंने, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें उनकी अलग देश बनाने की, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को नहीं रखा गया था, उसमें इसका जिक्र नहीं था कैबिनेट मिशन में, तो ये इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था। आगे बात करते हैं, अंतरिम सरकार का गठन भी सितंबर 1946 में किया गया था, वेवेल के ही टाइम पे, जिसके प्रमुख बने थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं, लाल किला मुकदमा 1945 में वेवेल के ही टाइम पे हुआ था, जो कि आजाद हिंद फौज में लोग थे उनके खिलाफ ये लाल किला मुकदमा चला था दिल्ली में। आगे जो है यहाँ पर सैनिकों का विद्रोह हुआ था 1946 में, 18 फरवरी 1946 में सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था वेवेल के टाइम पे हुआ था। क्लीमेंट एटली की एक घोषणा भी आई थी जो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को की थी। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम 1948 तक, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। ऐसा घोषणा इन्होंने 20 फरवरी 1947 को की। आगे बात करते हैं, लेकिन भारत पहले आज़ाद हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इसके बाद अगला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनता है वेवेल के बाद में, जो कि 1947 से 48 तक था, एक साल 1947 से 48 तक। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। एक माउंटबेटन प्लान कब आया था ये पूछा जाता है, तो 3 जून 1947 को आया था। उसके बाद माउंटबेटन के ही टाइम पे क्लीमेंट एटली जो था, इसने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया, जो कि लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। उसने जो है भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक संसद में पेश कर दिया 2 जुलाई 1947 को। उसके बाद माउंटबेटन के ही टाइम पे पंजाब और बंगाल में रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जो कि सीमा निर्धारण के लिए था, भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए था। आगे बात करते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, जो कि किसके टाइम की घटना है, ये सब माउंटबेटन के टाइम पे की ही घटना है। उसके बाद 15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है 1947 को माउंटबेटन के ही टाइम पे। और पहला स्वतंत्रता के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनता है और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता है भारत का, तो सी राजगोपालाचारी जो हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं आज़ादी के बाद। 1948 से लेकर 1950 तक के गवर्नर जनरल रहते हैं सी राजगोपालाचारी। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद है ये खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति होने लगते हैं। राष्ट्रपति हमारे पहले कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमारे राष्ट्रपति का पद आ जाता है गवर्नर जनरल के स्थान पर। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो में हम देखेंगे पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे उनके बारे में। अब पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था राजकुमार हेनरी। इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनको एक शौक था कि समुद्री मार्ग खोजें, तो ये कहाँ से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो पुर्तगाली ये नाविक थे। इसके अलावा उसके बाद जो एक ईयर इंपॉर्टेंट है वो है 1487 का साल। इसमें एक व्यक्ति थे बार्थोलोम्यो डियास। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचे थे, जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, वहां तक पहुंचे थे। ये भारत नहीं आए थे। किस तरह से भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया वो यहाँ पे देखेंगे। 1487 तक बार्थोलोम्यो डियाज आए थे अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक। उसके बाद 1492 में 1492 में कोलंबस याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, तो ये स्पेन से संबंधित है, पुर्तगाल से नहीं है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। ये निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, तो ये सीधे चले गए थे। आपने देखा होगा मैप में, तो अटलांटिक महासागर की तरफ ही चले गए। अब पहली बार जो एक व्यक्ति जो भारत आया, पुर्तगाली व्यक्ति, वो थे वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत पहुंचे। और किस तरह से पहुंचे थे, तो एक गुजराती व्यापारी था, मजीद नाम था, तो व्यापारी का नाम भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो गुजराती व्यापारी मजीद की सहायता से पहुंचे थे। कहाँ सबसे पहले पहुंचे, तो ये कालीकट पहुंचे थे। कालीकट का एक राजा था उस टाइम पे, जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था 1498 में। किसकी मदद से पहुंचे थे, मजीद की मदद से। कहाँ पहुंचे थे सबसे पहले, कालीकट पहुंचे थे, केरल के कालीकट में। वहाँ का राजा था जमोरिन जिसने स्वागत किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये जो जमोरिन था, जो कालीकट का राजा था, इसने पहले तो वास्को डी गामा का सहयोग किया था, उसका दोस्त बना था, लेकिन धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी थी जमोरिन और वास्को डी गामा के बीच में, पुर्तगालियों के बीच में, क्योंकि भारत में पहले से अरब व्यापारी रहते थे। उन्होंने विरोध किया था पुर्तगालियों का, और जमोरिन बाद में इसीलिए नाराज रहने लगा पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली जो थे अपना प्रभुत्व जमाने लगे थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1500 की बात है, तो 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल एक समुद्री बेड़ा लेके भारत आया था। जब वास्को डी गामा आया था उसको बहुत ज़्यादा यहाँ से लाभ हुआ था, 60% उसको जो है फ़ायदा हुआ था यहाँ से जब वो वापस गया था। तो जितने भी यूरोपी थे वो सब इस फायदे के लिए भारत आना चाहते थे। तो इसी तरह से 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है समुद्री बेड़े के साथ भारत आया था, और इससे जो है जमोरिन की लड़ाई हो गई थी। जिस जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था उसी से ही समुद्री जो बेड़ा आया था उससे लड़ाई हो गई। आगे बात करते हैं 1502 की। वास्को डी गामा दोबारा एक बार भारत आया था।
पहले वो एक बार चला गया था आके अपना व्यापार वगैरह करके, उसके बाद फिर 1502 में फिर से आया वास्को डी गामा। फिर 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो पहली फैक्ट्री बनी थी कोचीन में, केरल में ही कोचीन में फैक्ट्री बनी। याद रखिएगा कि पहली बार जब वास्को डी गामा आया था तो कालीकट उतरा था, लेकिन पहली फैक्ट्री कोचीन में बनी थी। अब 1505 की बात है, कन्नूर में एक फैक्ट्री बनी, दोनों केरल में ही है, कोचीन और कन्नूर। आगे यहाँ पे अब वायसराय के बारे में पूछा जाता है, जो पुर्तगाली वायसराय कौन कौन से बने। तो पहला जो वायसराय बना था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली पहला वायसराय बना था, और ये कब से कब तक रहा था, तो 1505 से 1509 तक ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा था। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इनसे जो पूछी जा सकती हैं, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, शांत जल की नीति। और इसका सीधा सा उद्देश्य जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो समुद्र वाले एरिया में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो उधर से जाता था वो अपना टैक्स वगैरह दे के तब जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। आगे बात करते हैं, यहाँ पर चौल का एक युद्ध हुआ था 1508 में। पूछा जा सकता है चौल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो महमूद बेगड़ा और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ये महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात का एक शासक था, काफ़ी फेमस था महमूद बेगड़ा। इसने पुर्तगालियों को हराया था। महमूद बेगड़ा ने चौल के युद्ध में 1508 में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कहाँ का शासक था, तो गुजरात का शासक था। उसके बाद एक ही साल के बाद 1509 में गुजरात का जो शासक था, गुजरात और मिस्र के जो शासक थे, सबको मिला के पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया। पहले गुजरात के शासक ने पराजित किया, बाद में पुर्तगालियों ने इन लोगों को पराजित कर दिया। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगला जो पुर्तगाली वायसराय बनता है उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहा था, और इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। और इसने जो है अपना मुख्यालय बना दिया था कोचीन को। कोचीन को इसने अपना मुख्यालय बनाया अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। उसके बाद 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है 1510, जिसमें इन लोगों को पुर्तगालियों को गोवा मिला, जो बाद में लास्ट तक जब भारत आज़ाद हो गया तब तक ये पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था गोवा। आगे बात करते हैं किससे मिला था ये, तो बीजापुर के सुल्तान से। अगला जो इम्पोर्टेंट साल है वो है 1511 का साल, और इसमें पुर्तगालियों ने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। 1510 में गोवा जीता था, 1511 में मलक्का जीत लिया। उसके बाद 1515 में आके हारमूज पर भी नियंत्रण कर लिया। हारमूज जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा सेंसिटिव एरिया रहता था जहाँ पे लूट वगैरह ज़्यादा होती थी, तो उस एरिया को पुर्तगालियों ने जीत लिया, वहाँ पर नियंत्रण कर लिया। अब अल्बुकर्क जो है, इसने इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को कहा था पुर्तगालियों से कहा था कि आप भारत की स्त्रियों से विवाह कीजिए, और इस हिसाब से पुर्तगाली जो है पूरे इंडिया में फैल रहे थे। इस तरह से इनकी नीति थी अल्बुकर्क की, जो दूसरे वाले वायसराय थे उनकी। अब इसकी मृत्यु हो जाती है अल्बुकर्क की 1515 में। तो 1509 से लेके 1515 तक इसने बहुत सारे काम किए, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक वायसराय रहा पुर्तगाली साम्राज्य का। आगे बात करते हैं यहाँ पर नीनो डी कुन्हा। यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं, ये तीसरा नहीं है नीनो डी कुन्हा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो यही वाले सब पूछे जाते हैं। 3 ही इसमें इंपॉर्टेंट वायसराय हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से लेके 1538 तक था, 1529 से लेके 1538 तक। और इसने क्या क्या काम किए जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1530 में इसने कार्यालय को जो अपने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। गोवा इन लोगों ने 1510 में ही जीत लिया था, जो अल्बुकर्क के टाइम पे। और जो नीनो डी कुन्हा था, इसने जो एक मुख्यालय बनाया था इन लोगों ने कोचीन में, उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, गोवा में कर दिया 1530 में। इसके अलावा सैंथोम, जो कि एक मद्रास के निकट एक जगह थी सैंथोम, और हुगली में बस्तियां स्थापित की किसने, नीनो डी कुन्हा ने। जब ये वायसराय था उस टाइम पे बस्तियां स्थापित हुई मद्रास के पास और हुगली के पास। अब बेसिन पर अधिकार इन लोगों ने कब किया, 1534 में, नीनो डी कुन्हा के ही टाइम पे। द्वीप पर अधिकार कब किया, 1535 में। 1534 और 35 में बेसिन का पर अधिकार किया, बेसिन जो द्वीप था वहाँ पर, और उसके बाद द्वीप पर भी अधिकार कर लिया नीनो डी कुन्हा के ही टाइम पे। अब इसकी भी कहानी का दम 1538 में। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वायसराय किसी को नहीं पढ़ना है जो पुर्तगाली हुए, क्योंकि धीरे धीरे जो है अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं, तो अंग्रेजों का प्रभुत्व आने लग रहा है ज़्यादा। 1559 में दमन जीता था इन लोगों ने। बाद में कार्टेज पद्धति भी इन लोगों ने लागू की थी। इसके अलावा कार्टेज पद्धति में ये टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते थे। मुगलों से भी इन लोगों ने टैक्स लिया था, अगर उन्हें समुद्र से जाना होता था तो उनसे भी ये टैक्स लेते थे। इसके अलावा 1566 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में एक समझौता हुआ था, 1566
1566 में। अब धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हारना शुरू होंगे। अब 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया था। तो 1596 में आके डच जो बाद में आए थे इनसे पुर्तगालियों से, उन्होंने इन लोगों को यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया से, मतलब भारत की बात नहीं की जा रही है, डच पहले इंडिया नहीं आए थे, ये दक्षिण पूर्व एशिया गए थे, इंडोनेशिया वगैरह वाले क्षेत्र में। तो वहाँ से पुर्तगालियों को इन लोगों ने डचों ने भगा दिया था। तो इनका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया है पुर्तगालियों का। अब 1612 में जो हमने देखा था ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे, तो सूरत में पुर्तगालियों को पराजित करके अंग्रेजों का पहला कारखाना स्थापित हो गया था। 1612 में स्वालल्ली का युद्ध हुआ था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। सूरत में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1613 में उन लोगों की फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। अब 1641 की बात करते हैं। मलक्का द्वीप को डचों ने छीन लिया। पहले तो दक्षिण पूर्व एशिया से डचों ने ही भगाया था पुर्तगालियों को, फिर 1641 में मलक्का द्वीप भी जीत लिया डचों ने। उसके बाद 1559 में श्रीलंका भी डचों के पास चला गया, जो पुर्तगालियों ने जीत के रखा था श्रीलंका भी, वो भी डचों के पास चला गया। 1663 में मालाबार के जितने दुर्ग थे वो सब डचों ने जीत लिए। तो डच जो है लगातार पराजित करते रहे थे पुर्तगालियों को, और धीरे धीरे फिर अंग्रेज तो पहले ही हरा चुके थे। स्वालल्ली के युद्ध में एक अंतिम निर्णय हो गया था कि अंग्रेज जीत गए थे, पुर्तगाली हार गए थे। धीरे धीरे डचों ने भी पराजित कर दिया। तो ये जो पुर्तगाली थे केवल गोवा तक सीमित रह गए थे लास्ट तक, और यही चीज़ें इतनी पुर्तगालियों के बारे में पूछी जा सकती है। वीडियो सबसे पहले भारत में जो आगमन हुआ था वो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, जैसा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए थे वो थे डच। सेकंड नंबर पे इनका भारत में आगमन हुआ था डचों का। डच कहा जाता है जो नीदरलैंड के लोग होते हैं। नीदरलैंड का पहले नाम था हॉलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड जो था वो पहले स्पेन के कब्जे में था। स्पेन से जब वो मुक्त हुआ, स्पेन ने उसे मुक्त किया, मतलब स्वतंत्र किया, तो डचों ने सोचा कि अपनी भी कुछ कंपनी वगैरह होनी चाहिए, जैसे पुर्तगालियों की कंपनी है, जिस तरह से वो लोग व्यापार कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उस तरह हमें भी करना चाहिए। तो एक तरह की पूर्ण रूप से व्यापारिक कंपनी की इन्होंने शुरुआत की। शुरुआत में इन्होंने मसाले से शुरू किया था, काली मिर्च से शुरू किया था, और पहला फोकस इनका इंडोनेशिया वगैरह जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर इनका फोकस था। बाद में कपड़ों का व्यापार और बहुत चीज़ों में इन्होंने हाथ पैर मारा। खास करके इनका जो मुख्य उद्देश्य रहता था वो मसालों का व्यापार रहता था। अब यहाँ पे प्रमुख ईयर देख लेते हैं जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात 1596 में एक व्यक्ति थे कार्नेलिस हाउटमैन। ये डच व्यक्ति थे जिन्होंने सुमात्रा और बंताम की यात्रा की। सुमात्रा और बंताम वगैरह कहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया वाले एरिया में। ये पहले भारत नहीं आए, पहले ये इंडोनेशिया वाले एरिया में गए। कौन गया? कैप्टन कार्नेलिस हाउटमैन। भारत में ये लोग बाद में आए थे। अब अगला जो प्रमुख ईयर है वो है 1602 का साल, जब यहाँ पे अच्छा खासा इन्हें फायदा हुआ मसालों के व्यापार में इंडोनेशिया में। तो 1602 में डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। आरंभिक जो इसकी पूंजी थी वो थी 6500 गिल्डर। 6500 गिल्डर इनकी प्रारंभिक पूंजी थी। तो अगर पूछा जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1602 में हुई थी। अगर पूछा जाए भारत में पहले कौन आया था, तो भारत में पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई थी या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ही बन गई थी। जो अंग्रेजों वाली कंपनी थी वो सन 1600 में ही बन गई थी, लेकिन उस टाइम पे वो लोग भारत नहीं आए थे। 1608 में जो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, उसके पहले कोई प्रमुख व्यक्ति जो कंपनी की तरफ से नहीं भेजा गया था। तो पहले आए थे डच, लेकिन कंपनी पहले कौन सी स्थापित हुई थी? ब्रिटिश। तो यहाँ पे हम भारत आगमन के क्रम में देख रहे हैं। जो डच थे इन्होंने अपना जो पूर्वी केंद्र था वो बनाया था बैटेविया में। बैटेविया कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। बैटेविया में इन्होंने अपना पूर्वी केंद्र बनाया था। इसके अलावा 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी इंडिया में। अगर पूछा जाए डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, तो मसूलीपट्टनम में बनी थी। मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी सन 1605 में। अभी तक अंग्रेज भारत नहीं पहुँचे हैं। उनकी फैक्ट्री तो 1600 में बन गई है ब्रिटेन में, लेकिन यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं हैं। फिर अगला बात करते हैं 1610 का साल। यहाँ पे पुलिकट फैक्ट्री की स्थापना हुई। सभी ईयर नहीं पूछे जाएंगे इसमें कि किस सन में कौन सी फैक्ट्री की स्थापना हुई, लेकिन पूछा जाता है कि निम्न में से किस जगह पर डचों की फैक्ट्रियाँ थीं। तो एक तो पहले यहाँ पर मसूलीपट्टनम में हो गई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर 1610 में इन्होंने पुलिकट में फैक्ट्री बनाई। 1609 में एक चीज़ याद रखिएगा कि हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना हुई थी। नीदरलैंड यानी डचों का जो शहर था, अपना मेन देश था हॉलैंड में, वहाँ पे हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना हुई थी 1609 में, अगर अलग से पूछ लिया जाए तो। 1610 में इनकी पुलिकट वाली फैक्ट्री बनी। 1616 में इनकी सूरत में फैक्ट्री बनी। सूरत वाली फैक्ट्रियाँ काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए कब बनी थी? 1616 में इनकी सूरत में फैक्ट्री बनी थी डचों की।
इसके पहले ही 1613 में अंग्रेजों की फैक्ट्री सूरत में बन चुकी है, याद रखिएगा। अब तक जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व हो चुका है सूरत में। आगे बात करते हैं 1619 की बात करें तो मसाला द्वीप जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, 1619 में पुर्तगालियों से डचों ने जीत लिया। ये मसाला द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में मसाला द्वीप था, तो इसको पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। अब धीरे धीरे जो अभी तक पुर्तगाली नंबर 1 पे बने हुए थे, क्योंकि पहले आए थे, उनका डिक्लाइन होने लगा डचों के द्वारा। 1641 में मलक्का जीत लिया था डचों ने पुर्तगालियों से। उसके बाद 1645 में कारिकल में भी इनकी फैक्ट्री बनी, तो सूरत में भी बन गई, कारिकल में भी बन गई। 1653 में चिंसुरा में भी इनकी फैक्ट्री बन गई, 1653 में चिंसुरा में इनकी फैक्ट्री बन गई। ये कारिकल कहाँ था? कारिकल जो हमारा पूर्वी तट था, समुद्र तट, पुदुचेरी वाला जो एरिया था, वहाँ पे कारिकल में फैक्ट्री इनकी 1645 में बनी थी। चिंसुरा जो जगह है ये पश्चिम बंगाल में थी, तो पश्चिम बंगाल में इनकी जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो चिंसुरा की फैक्ट्री जो कि 1653 में बनी थी। फिर 1658 में कासिम बाजार फैक्ट्री बनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। पटना में फैक्ट्री बनी, बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री बनी। इसके अलावा नागापट्टनम जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, आंध्र प्रदेश का शहर, इसको भी पुर्तगालियों ने जीत लिया और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा पुर्तगालियों के कब्जे में श्रीलंका था, तो श्रीलंका को भी इन्होंने पुर्तगालियों से छीना। नागापट्टनम छीना, श्रीलंका छीना, इसके पहले मसाला द्वीप भी छीन चुके थे, मलक्का भी छीन चुके थे। ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों से अपने कब्जे में लेने लगे जो डच थे वो। फिर 1663 में इनकी कोचीन में फैक्ट्री बनी। तो इनकी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ कहाँ पे हो चुकी है? पहले ही तो मसूलीपट्टनम में, उसके बाद पुलिकट में, सूरत में, मसाला द्वीप जीता, मलक्का भी जीता इन्होंने, कारिकल जीता, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, तो इन सभी जगह डचों की फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई। इसके अलावा कुछ और खास बात देख लीजिए। डचों का जो प्रारंभिक व्यापार था वो काली मिर्च से शुरू हुआ था, उसके बाद अन्य मसालों में गए। ये इंडोनेशिया में खासकर इनका मसालों का व्यापार चलता था और बाद में ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहीं पर सिमट गए थे जब इनकी बाद में अंग्रेजों से हार हुई थी तब। भारत का जो कोरोमंडल तट है, जो पूर्वी वाला तट है, वहाँ से इनका वस्त्रों का व्यापार भी होता था। भारत से ज़्यादातर ये वस्त्रों का व्यापार करते थे और उसको ले जाके दक्षिण पूर्व एशिया में, चाइना वगैरह में सप्लाई करते थे। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर, क्योंकि ये पहली फैक्ट्री थी इसलिए पूछा जा सकता है कि नील का निर्यात कहाँ से किया जाता था, तो मसूलीपट्टनम से डच जो है नील का निर्यात करते थे। इसके अलावा सोरा का व्यापार करते थे, अफीम का, रेशम का, सूती वस्त्रों का, ये सभी चीज़ें जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाते थे और चीन में ले जाते थे और लाभ कमाते थे। तो इस तरह से इनका जो खास फोकस था वो था मसालों का व्यापार, सेकंड नंबर पे वस्त्रों का व्यापार, उसके बाद सभी चीज़ें नील वगैरह आता था, सोरा, अफीम वगैरह, सूती वस्त्र वगैरह सभी चीज़ें आती थी। लास्ट में जब इन्होंने पुर्तगालियों का प्रभुत्व तो पूरा समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों से ये हार गए। अंग्रेजों से 1759 में 1759 में एक युद्ध हुआ इनका अंग्रेजों से, बेदरा का युद्ध। इससे पहले यूरोप में भी ये लड़ते थे, मतलब अंग्रेज और जो डच वाले लोग थे, नीदरलैंड वाले लोग आपस में लड़ते थे और वहाँ पे भी इनकी हार हो रही थी अंग्रेजों से। यहाँ पे भी इनकी बेदरा के युद्ध में हार हुई। अंग्रेजों से हारने के बाद ये दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया वगैरह में ये सिमट के रह गए। भारत में इनका पूरा पत्ता साफ हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज जो हैं सर्वश्रेष्ठ निकले, डचों को भी इन्होंने हराया। आगे हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डचों से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो क्रम इसी तरह से याद रखना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रिटिश यानी अंग्रेज के बारे में, जिस तरह से ये भारत में फैले उसको पूरा कंप्लीट कवर करना है। बाकी थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे ये 1608 में आए थे, लेकिन इनकी जो कंपनी बनी थी वो 1600 में ही बन गई थी। तो 8 साल बाद ये भारत में प्रवेश किए थे। उसके बाद अंग्रेजों के बाद डेन आए थे 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1667 में। इनकी भी कंपनी जो है पहले बन चुकी थी 1664 में, लेकिन आए थे ये 1667 में। तो क्रम भारत में आने का यही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। अब हमें यहाँ पे जो कंप्लीट कवर करना है, जो पूरा पढ़ना है वो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश। और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें अंग्रेजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आरओ का एग्जाम होगा या पीसीएस का, तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी थी दिसंबर सन 1600 में। जब ये कंपनी बनी थी तब इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो इतना बड़ा नाम था, बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा
नाम नहीं पूछा जाता है, ये पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है, लेकिन पीईटी के एग्जाम के लिए बस इतना याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और जब ये कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पे 15 साल के लिए अधिकार पत्र प्राप्त था इसे कि आप जाओ और पूर्वी एशियाई जो देश हैं भारत वगैरह, इंडोनेशिया, वहाँ पर व्यापार करो। तो ये सन 1600 में स्थापित हुई। अब भारत की बात करें तो भारत में जो इस कंपनी का पहला दूत आया था वो जेम्स प्रथम के टाइम पे आया था। जो उस टाइम पे सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके टाइम पे एक दूत आया था, ब्रिटिश दूत, जो कि उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में ये आया था और जब ये पहुंचा तब यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। ये एक पत्र लेके आया था, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया एक पत्र था जो कि अकबर के नाम लिखा गया था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 1608 में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। जो हमने मुगल चैप्टर में पढ़ा है, पहले अकबर आए थे, उनका बेटा था जहांगीर। अब कैप्टन हॉकिंस जो था ये तुर्की भाषा और फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था, तो इसी भाषा में उसने दरबार में जो कांटेक्ट किया जहांगीर से, तो इसी भाषा में उसने अपनी बातें कही। तो इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ था और उसको फिरंगी खां की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। आगे बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेजों की पहली जो अस्थायी फैक्ट्री बनी थी भारत में वो मसूलीपट्टनम में बनी थी 1611 में, लेकिन ये स्थायी नहीं थी, याद रखिएगा ये अस्थायी फैक्ट्री थी। अगर अस्थायी शब्द लिखा रहे तभी मसूलीपट्टनम लगाइएगा। उसके बाद 1611 के बाद एक युद्ध होता है। यहाँ पे जो कैप्टन हॉकिंस था स्थायी फैक्ट्री बनाने के लिए आया था, स्थायी फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन ये जो जहांगीर था ये उस टाइम पे पुर्तगालों को ज़्यादा मानता था। पुर्तगाली पहले आ चुके थे 1498 में और उनका अच्छे से वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो चुका था, इसलिए जहांगीर ने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति अभी नहीं दी थी। तो एक अस्थायी फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद एक स्वालल्ली का युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। ये जो पहले से थे यहाँ पर उनको हरा दिया अंग्रेजों ने 1612 में। इस युद्ध का क्या नाम है? स्वालल्ली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए 1612 में। इससे जहांगीर काफ़ी खुश हुआ, उसने सोचा कि कोई तो है जो पुर्तगालियों को हरा सकता है, तो अंग्रेजों को इसने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी। जहांगीर ने सूरत में बनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में बनी थी, याद रखिएगा अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब जहांगीर के दरबार में आने वाला जो अगला अंग्रेज दूत था वो था सर टॉमस रो। इससे पहले 1608 में हॉकिंस आ चुका था, 1615 में आता है सर टॉमस रो। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन इसको बहुत सारी अनुमति मिल गई, जैसे फोर्ट बनाने की अनुमति, दुर्ग बनाने की अनुमति, ये सब सर टॉमस रो को मिली। उसके बाद 1619 तक आते आते अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा वगैरह में फैक्ट्री अंग्रेजों की स्थापित हो चुकी थी। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था और सर टॉमस रो आया था। हॉकिंस 1608 में आया था, टॉमस रो आया था 1615 में। आगे बात करते हैं 1632 का ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1632 में क्या हुआ? तो अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला था। तो पूछा जा सकता है गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान कब मिला था? 1632 में। इसमें 1500 पैगोडा वार्षिक के दाम पे, मतलब वार्षिक देने पे जो अंग्रेज देते थे गोलकुंडा के राजा को, और इसके बदले में उन्हें अंग्रेजों को पूरा फ्री एक्सेस मिल गया था। जितने भी बंदरगाह थे गोलकुंडा के अंतर्गत आते थे वहाँ पे वो फ्री में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज। तो केवल 500 पैगोडा के बदले पूरा फ्री में व्यापार करने को मिल गया। जितने भी बंदरगाह थे वहाँ तक इनकी पहुँच हो गई। आगे बात करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि पूर्व में जो पहली फैक्ट्री बनी थी अंग्रेजों की वो कब बनी थी? तो 1633 में बनी थी। कहाँ बनी थी? उड़ीसा में बनी थी, बालासोर और हरिहरपुर में, दोनों उड़ीसा में स्थित है। 1633 में यहाँ पे फैक्ट्री बनी थी अंग्रेजों की। फिर आता है यहाँ पर फ्रांसिस डे, एक व्यक्ति था अंग्रेज फ्रांसिस डे। इसने चंदगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया था, मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया था। पूछा जा सकता है किससे प्राप्त किया था? तो चंदगिरी के राजा से प्राप्त किया था मद्रास को 1639 में, 1639 में। अब यहीं पे एक किला बना था जो अंग्रेजों का पहला बड़ा एक फेमस किला है, जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है? मद्रास में स्थित है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो जिसको ये पट्टा मिला होगा चंदगिरी के राजा से, उसी ने इसकी स्थापना भी की थी मद्रास की। तो मतलब फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास का संस्थापक 1639 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये किले का नाम याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है? मद्रास में स्थित है। 1661 आता है। 1661 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। जो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, उनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय के, जो कि अंग्रेज राजा थे। तो ये सब काम यूरोप में चल रहा है, वहाँ पे शादी हो गई आपस में। पुर्तगाली और जो अंग्रेज थे उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। तो दहेज में इन्हें बम्बई मिला, अंग्रेजों को दहेज में बम्बई मिला था 1661 में विवाह के बाद। उसके बाद
1661 में विवाह के बाद मुंबई मिल गया, तो 1668 में आके कुछ साल के बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई मिला था उसको 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हैं बम्बई का, तो कंपनी को उसे सौंप दिया। अब बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गेराल्ड ओंगियार को कहा जाता है, क्योंकि इसने बम्बई के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। पहला गवर्नर बना था ये बम्बई का, प्रेसिडेंसी का, इसलिए इसे बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। शाहजहां के द्वारा कुछ दिन बाद शाहजहां के द्वारा बंगाल में सीमित व्यापार की अंग्रेजों को अनुमति मिली। अभी बंगाल में इनका एक्सेस नहीं था, थोड़ी थोड़ी अनुमति मिलने लगी, क्योंकि यहाँ पे एक इनकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी जहांआरा, उसका इलाज किया था कोई अंग्रेज ने जाके, तो खुश होकर शाहजहां ने थोड़ी अनुमति देती थी बंगाल में व्यापार करने की। आगे बात करते हैं। शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने वार्षिक 3000 रुपये के बदले विशेष व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दे दी थी शाह शुजा ने। अब अगला जो मुगल सम्राट बनता है वो औरंगजेब बनता है। औरंगजेब और अंग्रेजों की भिड़ंत हो गई थी 1686 में। जो अंग्रेज थे ये बंगाल में अपना बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जमाने लगे थे, घूसखोरी ज़्यादा करने लगे थे, इसलिए औरंगजेब गुस्सा हो गया था और सभी अंग्रेजों को बंगाल से निकाल के फुल्टा द्वीप भेज दिया था। हुगली के किनारे एक द्वीप था, वहाँ पर सभी अंग्रेजों को भगा दिया था, जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु भी हो गई, वहाँ बहुत बीमारियाँ वगैरह फैल गई थी। तो ये बात है 1686 की। तो पूछा जा सकता है किस मुगल सम्राट से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भगाया था, तो औरंगजेब ने भगाया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जॉब चार्नक एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार से 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन से 3 गांव थे पूछा जा सकता है, तो सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। सब तीनों बंगाल में ही स्थित है, सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। ये किसने प्राप्त किए थे, तो जॉब चार्नक ने प्राप्त किए थे। इसने जाके एक सामंजस्य बिठाया था, जो मुगलों से लड़ाई हो गई थी अंग्रेजों की, उसमें इसने जो है मध्यस्थता का काम किया था जॉब चार्नक ने। आगे यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजों से, औरंगजेब से जाके इसने बातचीत वगैरह की थी। यही तीनों गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉब चार्नक था। 1690 में इसने कलकत्ता बनाया था। आगे बात करते हैं। बाद में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम बना। फोर्ट विलियम बना कहाँ पे, कलकत्ता में। इससे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था, जो कि मद्रास में बना था। उसको बनाने वाले थे फ्रांसिस डे। अब यहाँ पे कलकत्ता में जो चीज़ बनी, जॉब चार्नक, यहाँ पे जो कलकत्ता के संस्थापक हैं वो है जॉब चार्नक। यहाँ पे जो फोर्ट बना है उसका नाम है फोर्ट विलियम। ये बना था सन 1700 में। फोर्ट विलियम बना सन 1700 में। अब आता है शाही फरमान का नंबर। शाही फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था, तो 1717 में प्राप्त हुआ था। कौन से मुगल सम्राट से प्राप्त हुआ था, तो फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ था। अब फर्रुखसियर एक बार बीमार था, तो किसी अंग्रेज ने इलाज कर दिया था, जिससे खुश होकर फर्रुखसियर ने ये शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। और ये जो फरमान लेने वाले व्यक्ति थे वो थे जॉन सरमैन। जॉन सरमैन के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को ये फरमान प्राप्त हुआ था फर्रुखसियर से, और इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे बहुत सारी सफलता मिलती अंग्रेजों को। एक मतलब पूरी तरह से हर जगह व्यापार मुक्त हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। प्रमुख यहाँ पे देख लेते हैं। कलकत्ता के आसपास जितना क्षेत्र था वहाँ पे वसूली करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में सभी करों से मुक्त हो गई। सूरत में भी बिना शुल्क के ये मुक्त व्यापार करते थे। बंगाल में भी मुक्त व्यापार करने लगे। और बम्बई में अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के ढाले जाते थे, मुगल साम्राज्य में हर जगह वो सिक्के मान्य कर दिए गए, वैध कर दिए गए। तो बम्बई के ढाले सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध हो गए। तो ये सभी चीज़ें बहुत प्रमुख चीज़ें हुई थी जो अंग्रेजों को प्राप्त हुई शाही फरमान के द्वारा। 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया था ये फरमान। आगे बात करते हैं। एक युद्ध है वेदरा का युद्ध। 1759 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो पूछा जा सकता है किसको किसको कब पराजित किया, तो वेदरा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। 1759 में हुआ था, अंग्रेजों ने डचों को हराया था। उसके बाद फ्रांसीसियों को कब हराया अंग्रेजों ने, तो कर्नाटक के युद्ध के दौरान 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। तो कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुए थे। पहला वाला 86 से लेकर 48 तक हुआ, 46 से लेकर 48 तक हुआ था। इसमें एक संधि हुई थी बाद में 48 में जाके, एक्स ला शैपेल की संधि। तो पूछा जा सकता है कि पहले युद्ध में, कर्नाटक के पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो एक्स ला शैपेल की संधि हुई, जो कि 1748 में हुई थी। उसके बाद इसी युद्ध के दौरान, पहले युद्ध के दौरान ही एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध। तो सेंट थोम का युद्ध अलग से पूछा जाता है किस सन में हुआ है, तो ये हुआ था 1748 में। 1748 में हुआ था सेंट थोम का युद्ध, और ये कर्नाटक के पहले युद्ध के अंतर्गत ही आता है।
फिर दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पौंडीचेरी की संधि। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें पौंडीचेरी की संधि हुई। पहले में एक्स-ला-सैपल हुई, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि हुई। और इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान एक और युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था अलग से पूछा जा सकता है, 1749 में ये लड़ा गया था। आगे तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध है ये 1756 से लेकर 1763 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पेरिस की संधि। पहले में एक्स-ला-सैपल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस की संधि। और इस युद्ध के दौरान, तीसरे जो कर्नाटक युद्ध था इसके दौरान लास्ट में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। ये एक तरह का निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पूरी तरह से हार गए थे। आगे बात करते हैं, ये सभी चीज़ याद रखनी है। एक हुआ था प्लासी का युद्ध जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था जो कि बंगाल का नवाब था। तो अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसमें अंग्रेजों की जीत ना होती लेकिन सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हो गया था। इसी के सेनापति लोग जो थे वो विश्वासघात कर दिए सिराजुद्दौला के साथ, इस तरह से हार गए। अंग्रेजों से जाके ये लोग मिल गए थे। इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ। मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ जो था ये तीनों जाके अंग्रेजों से मिल गए। इस तरह से सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में 1757 में हार हो गई थी। तो ये एक तरह से निर्णायक युद्ध था कि बंगाल के नवाब जो है अंग्रेजों से श्रेष्ठ नहीं है, ये इसमें निर्णय हो गया था। अगला जो युद्ध आता है वो आता है बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से निर्णय कर दिया था कि अंग्रेज भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके बराबर कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने ना धोखा दिया, किसी को, किसी नवाब को, किसी सेनापति ने धोखा नहीं दिया। पूरी तरह से अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। निर्णायक युद्ध ये साबित हुआ। अंग्रेजी सेना की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो लड़ रहा था जो सेनापति था अंग्रेजों का। इसके अलावा 3 लोग यहाँ पे शामिल थे, 3 नवाब इसमें शामिल थे। पहला था सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। दूसरा था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब रह चुका था। उसके बाद तीसरा था यहाँ पर मुगल सम्राट, जो एक मेल मुगल सम्राट होता है, शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल था। तो यहाँ पे सभी मेन व्यक्ति शामिल थे जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था 1764 के बक्सर युद्ध में। तो अगर पूछा जाए निर्णायक युद्ध कौन सा साबित होता है पूरी तरह से, तो 1764 का बक्सर युद्ध। आगे बात करते हैं, अब एक इलाहाबाद की संधि आती है 1765 में, अगले ही साल बक्सर के युद्ध में। तो 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की। पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी। ये अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी वाला अधिकार था वो पूरा अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। इसके अलावा बादशाह जो शाह आलम था उसको केवल 26 लाख रुपए दिए गए और उसका कुछ क्षेत्र जैसे कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र था वो अवध के कब्जे में था, अवध के नवाब के कब्जे में, वो वापस दिला दिया अंग्रेजों ने बादशाह को। जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसको वापस दिला दिया। इसके अलावा द्वितीय जो संधि थी वो हुई थी 16 अगस्त को। यहाँ पे पहली वाली जो संधि हुई इसमें मुगल बादशाह को केवल 2 चीज़ें मिली, 26 लाख रुपए, दूसरा कड़ा मानिकपुर वाला क्षेत्र जो उसका चला गया था अवध के पास वो वापस मिल गया। द्वितीय संधि में 16 अगस्त में ये अंग्रेजों और नवाब सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। पहली वाली ये हुई थी मुगल बादशाह के साथ, शाह आलम के साथ। दूसरी वाली जो हुई वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई। इसमें नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति का 50 लाख रुपए दिया। मतलब जो नवाब था अवध का उसने पैसे दिए अंग्रेजों को कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे, तो 50 लाख रुपए इनको देना पड़ा। इसके अलावा नवाब जो है वो अंग्रेजों की सैनिक सहायता लेने को सहमत हो गया। मतलब सहमत होना पड़ा उसको, जो अवध का नवाब था उसको जो सैनिक सहायता थी उसको लेने के लिए एग्री होना पड़ा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे सेना का खर्च होता था, जो लखनऊ में सेना रखी गई, अवध में सेना रखी गई, पूरा खर्च अवध का नवाब ही देता था। तो ये सभी चीज़ें द्वितीय इलाहाबाद संधि में हुई। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर हो गया क्लाइव। अब गवर्नर जनरल पूरा पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बना था। उसके बाद आते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अभी तक हम बंगाल कर रहे थे। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बना, तो विलियम बेंटिक बना 1833 में। विलियम बेंटिक 1833 में। फिर आता है भारत का अगर पहला वायसराय पूछा जाए, अब गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म, वायसराय भारत का पहला कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 में। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
फ्रांसीसियों का आगमन किस तरह से हुआ, किस तरह से उनकी कंपनी की भारत में स्थापना हुई, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मली कहते हैं। वैसे इसका नाम था द कंपनीज देस इंडियस ओरिएंटलेस, लेकिन नॉर्मली हम भारतीय जो हैं इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना किस तरह से हुई, अंतिम में किससे हारा, किस तरह से कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई, वो सभी यहाँ पर देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी, पीसीएस, आरओ यारो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है वो है 1664, 1664 का साल। उस टाइम पे फ्रेंच का जो राजा था, फ्रांस में जो राजा था वो था लुई 14वां। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कॉलबर्ट। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। लुई 14वां के टाइम पे 1664 में कॉलबर्ट जो इसका मंत्री था उसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और इसमें फ्रेंच में ये नाम लिखा हुआ है द कंपनीज देस इंडियस ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना उसने की, और ये कंपनी पूर्णतः जो है राज्य के अधीन थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं था इसमें, सब पब्लिक सेक्टर का जो पैसा था वो लगा था और उसी के अधीन थी, मतलब राज्य के अधीन एक कंपनी बनाई गई जो कि जाके ईस्ट में दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कर सके और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमा सके, जैसे कि कई यूरोपीय कंपनियां इससे पहले भी आ चुकी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबसे बाद में आई थी। अब 1664 के बाद जब इसकी स्थापना हो गई तो 1667 में 1667 में एक व्यक्ति आए फ्रांसीसी जिनका नाम था फ्रांसिस केरॉन। इनकी अध्यक्षता में एक दल आया था भारत का विजिट करने फ्रांसीसियों की तरफ से। अब पहली फैक्ट्री की बात की जाए कि पहला कारखाना कहाँ पर लगा था फ्रांसीसियों का, तो पहला कारखाना इनका सूरत में ही लगा था। एक जो मेन स्पॉट बन गया था, सभी जितने भी यूरोपीय आते थे उनका मेन स्पॉट था सूरत, और इनका फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत में ही लगा था 1668 में। काफ़ी बाद में इनकी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई 1668 में। 1664 में वहाँ पे स्थापना हुई थी, 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री लगी जो कि सूरत में लगी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सभी ईयर नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ खास हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि सूरत का पहला कारखाना कब लगा फ्रांसीसियों का, 1668 में। उसके बाद जो दूसरा कारखाना लगा था वो सूरत के बाद वो लगा था मसूलीपट्टनम में एक ही साल के बाद 1669 में, 1669 में। और उस टाइम पे जो फ्रांसीसियों का हेड था वो कौन था, तो था फ्रांसिस मार्टिन। इसका काफ़ी अच्छा रोल है, इसलिए फ्रांसिस मार्टिन का नाम याद रखेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित व्यक्ति है। सेकंड नंबर पे मसूलीपट्टनम में लगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1672 का। ये इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि एडमिरल डे जो कि एक फ्रांसीसी था, उसने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम को छीना था। सैंथोम जगह को किसने छीना था, तो फ्रांसीसियों ने छीना था। किससे छीना था, तो गोलकुंडा के सुल्तान से। और फ्रांस की तरफ से उस टाइम पे कौन था, तो एडमिरल डे था। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कहाँ के सुल्तान से सैंथोम छीना गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, तो गोलकुंडा सुल्तान से। नेक्स्ट है यहाँ पर 1673 में क्या हुआ था, तो फ्रैंको मार्टिन जिसकी बात की जा रही है वो वॉलीकोंडपुरम के शासक से जिसका नाम था शेर खान लोदी, उससे पुदुचेरी प्राप्त किया था। ये पुदुचेरी वाला सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। पुदुचेरी फ्रांसीसियों के लिए हमेशा एकदम खास लोकेशन रही है। पुदुचेरी को किससे लिया था फ्रांसीसियों ने, तो ये लिया था शासक जिसका नाम था शेर खान लोदी। कहाँ का शासक था, वॉलीकोंडपुरम का। फ्रैंको मार्टिन ने वॉलीकोंडपुरम के शासक शेर खान लोदी से पुदुचेरी को प्राप्त किया था, जो कि फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र बना बाद में। इसके अलावा पुदुचेरी को 1698 में वापस से डचों ने छीन लिया था फ्रांसीसियों से। वैसे तो पहले तो फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी से पुदुचेरी को ले लिया था, लेकिन 1698 में डचों ने इसको छीन लिया था, लेकिन वापस से ये फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया था। पूछा जा सकता है किसने एक बार छीन लिया था फ्रांसीसियों से, तो ये कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, डच यूरोपियन कंपनी थी जिसने छीन लिया था, लेकिन वापस से मिल गया था। किस संधि के द्वारा मिला था फ्रांसीसियों को वापस से पुदुचेरी, तो रेजविक की एक संधि हुई थी जिसके बाद इसे वापस से मिल गया था पुदुचेरी। और यहीं पर पौंडीचेरी या पुदुचेरी कह सकते हैं आप, पुदुचेरी इसका नाम है। तो यहाँ पे एक फोर्ट था इनका जिसका नाम था फोर्ट लुई। फ्रांसीसियों का एक फोर्ट बना था यहाँ पर जिसका नाम था फोर्ट लुई। कहाँ स्थित है, मैचिंग वगैरह में पूछा जाता है कुछ फोर्ट्स के नाम। आगे बात करते हैं। अब 1690 में मुगल गवर्नर से एक खास लोकेशन जो है मिली थी फ्रांसीसियों को जिसका नाम था चंद्रनगर। चंद्रनगर किसके अंडर आ गया, फ्रांसीसियों के अंडर आ गया था। कब आया था, 1690 में। इसके अलावा 1721 में मॉरिशस भी फ्रांसीसियों ने जीता। फ्रांसीसी अभी जो है ये काफ़ी मजबूत बन रहे हैं। मॉरिशस जीता, 1724 में मालाबार का माहे वाला एरिया जीता, 1735 में कारिकल जीता। तो कुछ एरियाज जो है इनके अंडर आ गए। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा फ्रांसीसियों के अधीन नहीं रहा है, या फिर कौन सा रहा है, तो मॉरिशस रहा है, मालाबार रहा है, कारिकल रहा है, चंद्रनगर रहा है, पुदुचेरी रहा है। तो ये फ्रांसीसियों की खास लोकेशंस थी। आगे बात करेंगे।
1706 से 1720 के बीच में भारत में फ्रांसीसियों का ह्रास होता गया। मतलब इतना अभी तक बढ़ रहे थे, जब से इनकी स्थापना हुई थी कंपनी की, तब से ये बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन सालों के बीच में 1706 से 1720 के बीच में इनका कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन बीच में इनका एक बहुत अच्छा जो है गवर्नर, पौंडीचेरी का गवर्नर आया, जिसका नाम था लिनो और ड्यूमा। दो लोग आए थे फ्रांस की तरफ से, जिन्होंने फिर से इनकी स्थिति, फ्रांसीसियों की स्थिति को मजबूत किया। ये लोग आए थे 1742 में। उसके बाद एक और गवर्नर आया था जिसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1742 में नियुक्त हुआ था। वैसे तो पहले आ गया था, 1730 में ही भारत में आ गया था, लेकिन ये गवर्नर बना था 1742 में ही, जिसका नाम था डुप्ले जब आया था, पूरी कहानी इसने पलटी और फ्रांसीसियों को एक बहुत मजबूत स्थिति में इसने पहुंचाया था। 1746 में फ्रांसीसियों का मद्रास पर कब्जा हो गया था। मद्रास भी एक खास लोकेशन थी। मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? ये फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था 1746 में। अभी हम देखेंगे कर्नाटक के युद्ध के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई। मद्रास पहले अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन फ्रांसीसियों ने ले लिया। अब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच भारत में एक संघर्ष युद्ध होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेज खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, हर जगह सब राजाओं को जीतते थे। फ्रांसीसी अलग राजाओं के पीछे पड़े हुए थे, अलग अलग राज्यों को हड़पते जा रहे थे। इस तरह से दोनों अपनी सर्वोच्चता को यहाँ पर हासिल करना चाहते थे। इस तरह से 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के युद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता है। तीनों का कारण अलग अलग था। उन कारण से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपी पीसीएस में या फिर आरओ में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि हुआ था 1746 से 48 के बीच में। 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। अगर पूछा जाए इसका कारण क्या था, तो इसका कारण कोई भारतीय कारण नहीं था, इसका कारण था यूरोपीय कारण। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर ये युद्ध हो रहा था। वहाँ पे लड़ाई हो रही थी यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, दोनों के बीच में। तो उसी का असर भारत में भी पड़ा, उसी का ये विस्तार केवल था। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार इसमें मुख्य कारण बना। इसके अलावा अगर कहा जाए कि पहला जो कर्नाटक युद्ध था, उसका तात्कालिक कारण क्या था भारत में, तो वो था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट का फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। जो एक बर्नेट था, अंग्रेज था, उसने फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, इसलिए बदला लेना था डुप्ले को। डुप्ले ने अंग्रेजों से बदला लेने का निर्णय किया और इसने किसकी हेल्प ली? इसने बाहरी की हेल्प ली, जो एक फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसियों की तरफ से ही था, जिसका नाम था ला बुर्दाने। मॉरिशस का गवर्नर था ला बुर्दाने। उसकी हेल्प से डुप्ले ने अंग्रेजों से बदला लिया। अभी जो बदला लिया, ये पहला वाला जो कर्नाटक युद्ध था, इसमें फ्रांसीसियों की अच्छी खासी जीत हुई। और इसी पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान एक अलग से युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसका नाम था सेंट थोमे का युद्ध, जो कि 1748 में लड़ा जा रहा था। ये जो सेंट थोमे का युद्ध था, पूछा जाता है कि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान ये था, तो पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान ये लड़ा गया था। इसमें कैप्टन पैराडाइज, जो कि फ्रांसीसियों की तरफ से था, उसने अनवरुद्दीन को सेना को हराया था। फ्रांसीसी एक कैप्टन ने, जिसका नाम था कैप्टन पैराडाइज, ने अनवरुद्दीन को हराया था सेंट थोमे के युद्ध में। पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में हुआ था, किसने किसको हराया था, तो फ्रांसीसी सेना की जीत हुई थी 1748 में सेंट थोमे के युद्ध में। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई? तीनों वाली संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछी जाती हैं। तो आखिरी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से ही संबंधित थी। इसका नाम था एक्स ला शैपेल की संधि। 1748 में हुई थी। 46 से लेकर 48 तक ये युद्ध चला, 46 से 48 तक। 48 में ये संधि हुई जाकर, जिसका नाम है एक्स ला शैपेल की संधि। इसमें जो मद्रास फ्रांसीसियों ने ले लिया था अंग्रेजों से, वो वापस से अंग्रेजों को मिल गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सबकी उन्हीं को वापस मिल गई। अंग्रेजों का जो स्थान था वो अंग्रेजों को मिल गया, फ्रांसीसियों को मिल गया। तो ये एक्स ला शैपेल संधि जो है पहले कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। आगे बात करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1749 से 1754 तक, 1749 से लेकर 1754 तक। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था भारतीय कारण। दोनों जो पहले वाले और तीसरे वाला कर्नाटक युद्ध है, दोनों का कारण यूरोपीय कारण था, लेकिन दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण जो है भारतीय था। भारत में जो राजा वगैरह थे आपस में लड़ते थे, तो कोई फ्रांसीसी किसी का सहयोग कर देते थे, किसी का अंग्रेज सहयोग कर देते थे और आपस में लड़ाई हो जाती थी। यहाँ पे भारतीय कारण क्या बना था? एक तो हैदराबाद की निजाम बनेगा हैदराबाद का, दूसरा था दक्कन की सूबेदारी या फिर कर्नाटक वाले एरिया की सूबेदार कौन बनेगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लड़ाई चल रही थी। जो हैदराबाद की निजामी वाला लड़ाई थी, उसमें चंदा साहब लड़ रहे थे और अनवरुद्दीन, दोनों लड़ रहे थे। चंदा साहब का जो सहयोग किया वो फ्रांसीसियों ने किया, अनवरुद्दीन का सहयोग अंग्रेजों ने किया। लेकिन जो चंदा साहब था उसने बाद में अनवरुद्दीन को मार डाला और चंदा साहब जो है निजाम बन गया था। तो इस तरह से पहले वाले में जो फ्रांस की तरफ से थे उनकी जीत हुई। आगे बात करते हैं।
अब दूसरा जो यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा था वो दक्कन की सूबेदारी के लिए था, जिसमें एक तरफ था मुजफ्फर जंग, दूसरी तरफ था नासिर जंग। मुजफ्फर जंग जो था उसको फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त था, नासिर जंग को अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त था। अब पहले तो ये जो जिसको अंग्रेजों का सहयोग मिला था नासिर जंग, इसकी जीत हुई, लेकिन बाद में इसे मार डाला गया। पहले नासिर जंग जो है ये सूबेदार बन चुका था, लेकिन बाद में मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को मार दिया था, इसलिए ये युद्ध का कारण बना। अब पूरी तरह से जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे आपस में लड़ने लगे। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव आया लड़ने के लिए और उसने फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और चंदा साहब की हत्या करवा दी गई। चंदा साहब जिसे फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त था और पहले इसकी जीत हुई थी हैदराबाद की निजामी में, उसकी हत्या करवा दी गई अंग्रेजों की तरफ से। और फ्रांसीसी जो डुप्ले था उसको उसकी नीतियों के कारण, जो उसकी नीतियाँ थी, जो भारतीय राजा थे आपस में लड़ते थे, उसमें बीच में हस्तक्षेप करने की जो डुप्ले की नीति थी उसका विरोध किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम था पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि हुई थी 1755 में। फ्रांसीसी भारत में जो थे उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें जो है ज़्यादा घाटा किसका हुआ था? फ्रांस का जो है ज़्यादा घाटा हुआ था। फ्रांसीसी सेना जो है बुरी तरह से इसमें पराजित हुई थी। आगे बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध किस तरह से हुआ था। ये 1756 से 1763 तक हुआ था। 7 साल का युद्ध था और इसमें जो कारण बना था वो यूरोपीय कारण था। इसमें फ्रांस की तरफ से कौन आया था? फ्रांस की तरफ से लाली आया था, काउंट दी लाली जिसका नाम है। तो लाली यहाँ पर आया था। 1757 में इसमें क्या क्या हुआ? 1757 में अंग्रेज जो है क्लाइव, उसने वाटसन की मदद से चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों का एरिया था वहाँ पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज क्लाइव ने वाटसन की मदद से चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था 1757 में। और 1757 किस लिए और फेमस है? क्योंकि इस टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ है और अंग्रेजों की इसमें भी जीत हुई है। बंगाल पर उनका पूरा अधिकार हो गया है, इसलिए अंग्रेज जो है सब जगह को अपना बनाना चाहते हैं, फ्रांसीसियों को पूरी तरह से खत्म करने पे लग गए हैं। 1757 में ये सब हुआ। आगे जो एक निर्णायक युद्ध हुआ था जो कि 1760 में हुआ था। 17 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से था आयरकूट। अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था? आयरकूट। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फैक्ट में। अंग्रेजों की तरफ से इसमें था लाली। लाली की हार हुई। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और लास्ट में तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि है पेरिस की संधि जो कि यूरोप में हुई थी 1763 में। और अब इससे पहले हमने कौन सी संधि देखी थी? दूसरे वाले में हुई थी पौंडीचेरी की संधि। पहले वाले में कौन सी संधि हुई थी? तो एक्स ला शैपेल की संधि। तीनों जो संधियां हैं आपस में मैचिंग में पूछी जाती हैं, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा किस सन में हुई थी, किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी शॉर्ट नोट वगैरह है सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।